हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर मिशन एजुकेशन .1। आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है तथा वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? आपके ऑप्शन है पूर्वी एशिया, दूसरा ऑप्शन है मध्य अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है मध्य एशिया और चौथा ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका। तो आपको याद रखना आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है प्राकृत। तो आपको याद रखना इसका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत आर्यों की भाषा थी तथा आर्य शब्द का अर्थ होता था कि एक विशेष भाषा को बोलने वाले व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है सूत, रत्कार, कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या कितनी होती थी? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 तथा 12 होती थी, राजा सहित इनकी संख्या 12 होती थी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। दुर्गपति की गतिविधियों को देखने के लिए रखे जाने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? आपके ऑप्शन है पूरब, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट, तीसरा ऑप्शन है वाजपति, चौथा ऑप्शन है उग्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब वे गुप्तचर होते थे जो दुर्गपति की गतिविधियों को देखते थे तथा स्पष्ट वे गुप्तचर होते थे जो सामान्य जनता की गतिविधियों को देखते थे। वाजपति होता था गोचर भूमि का अधिकारी तथा उग्र वह होता था जो अपराधियों को पकड़ता था। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहते थे? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सभा, दूसरा ऑप्शन है समिति, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। सभा तथा समिति दोनों प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी। सभा होती थी श्रेष्ठ व्यक्तियों की तथा समिति होती थी जिसमें जन सामान्य को भी शामिल किया जाता था। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन है गविष्टि, दूसरा ऑप्शन है ईशान, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीणी, चौथा ऑप्शन है विस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ईशान होता था समिति का अध्यक्ष तथा गविष्टि उस समय में युद्ध का नाम रखा जाता था जिसका अर्थ होता था गायों की खोज तथा ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? आपके ऑप्शन है 7वें मंडल में, दूसरा ऑप्शन है 8वें मंडल में, तीसरा ऑप्शन है 9वें मंडल में, चौथा ऑप्शन है 10वें मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें मंडल में। दशराज्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है जिसमें यह वर्णन किया गया कि सुदास एक राजा हुए थे जिनका युद्ध 10 व्यक्तियों के साथ हुआ जिसमें सुदास विजेता हुए। इसका वर्णन ऋग्वेद में है। चलिए 9वां क्वेश्चन करते हैं। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? आपके ऑप्शन है कुल, दूसरा ऑप्शन है ग्राम, तीसरा ऑप्शन है विष, चौथा ऑप्शन है जन। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तथा इसके बाद में होता था ग्राम, इसके बाद में विष और इसके बाद में जन तथा चारों से मिलकर बनता था राष्ट्र। आपको ये भी याद रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है अमाजू, दूसरा ऑप्शन है उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है नीवी और चौथा ऑप्शन है पणी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाजू उस औरत को बोला जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। उपाध्याय उस व्यक्ति को बोलते थे जो वेद तथा वेदांग पढ़ते थे। और तीसरा ऑप्शन नीवी उन कपड़ों को बोलते थे जो अंदर पहने जाते थे यानी सर्दियों में पहने जाते थे। और पणी उस व्यक्ति को बोलते थे जो व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन से थे? आपके ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है शिव और चौथा ऑप्शन है इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आपके ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा वह धातु थी जो आर्यों द्वारा खोजी गई तथा इसे लोहे को वो श्याम अयस्क बोलते थे तो तांबे को वो बोलते थे लोहित अयस्क बोलते थे। आपको ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं।
मनुष्य व देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन से देवता को माना जाता है? आपके ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है मरुत, तीसरा ऑप्शन है घो और चौथा ऑप्शन है सोम। तो इसमें ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि को मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता था। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन गलत टाइप हो गए। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है शिरा, दूसरा ऑप्शन है सीता, तीसरा ऑप्शन है वेकनोट और चौथा ऑप्शन है कुलप। तो इसका आंसर हो जाएगा हल को शिरा कहा जाता था। तथा साथ ही आपको ये भी याद रखना है हल रेखा को सीता कहा जाता था। तथा वेकनोट वह व्यक्ति होता था जो लोगों को ऋण देता था तथा उनसे सूद लेता था उसके बदले में, उसे वेकनोट बोलते थे। तथा कुलप कुल के मुखिया को बोलते थे कुलप। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कोई सा भी। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। योग दर्शन की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है चावार्क, दूसरा ऑप्शन है पतंजलि, तीसरा ऑप्शन है वैशेषिक और चौथा ऑप्शन है गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की थी तथा महर्षि चावार्क ने चावार्क दर्शन की रचना की थी तथा महर्षि कणाद ने वैशेषिक ग्रंथ की रचना की थी। आपको ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। 16 क्वेश्चन करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से ग्रहण किया गया है? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन मुंडक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन वेद, तीसरा ऑप्शन वेदांत, चौथा ऑप्शन पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ग्रहण किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की कौन सी इकाइयाँ प्रचलित थी? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है निष्क, दूसरा ऑप्शन है शतमान, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। निष्क और शतमान दोनों ही मुद्रा की इकाइयाँ थी जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में हुआ था? आपके ऑप्शन है प्राची, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है उत्तरापद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी पहला नगर था जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है बाइबिल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपको ये भी याद रखना है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है निमि, दूसरा ऑप्शन है प्रजापति, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निमि। निमि दत्तात्रेय के पुत्र थे जिन्होंने श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले शुरू की थी। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 108, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 108। उपनिषदों की संख्या 108 थी तथा 18 थे हमारी महापुराण और 6 थे हमारे वेदांत। ये भी याद रखने आपको। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। गोत्र नामक संस्था का उदय वैदिक काल में हुआ था। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। वैदिक सभ्यता थी। आपको पहला ऑप्शन है पितृ प्रधान, दूसरा ऑप्शन है मातृ प्रधान, तीसरा ऑप्शन है देव प्रधान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पितृ प्रधान, यानी पिता परिवार का मुख्य होता था। और आपको ये भी याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी, यानी माता परिवार की मुख्य होती थी। ये याद रखना आपको। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था। आपको ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना इसका आंसर हो जाएगा जौ। तथा साथ ही प्राचीन समय में चावल को अक्षत कहा जाता था तथा गेहूं को कनक कहा जाता था। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मत्स्य, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है वायु पुराण, चौथा ऑप्शन है अग्नि पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण था। तथा विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा ऑप्शन है वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण अग्नि पुराण थे। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मेरे को लगता है इससे बाहर नहीं जाएगा।